एहतजाज से कोई ऐतराज नहीं, तहरीक से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आंदोलन का चेहरा कौन, कयादत कौन, कौन है इसके पीछे, कैसे ये आगे बढ़ रहा है, इसको तो देखना समझना पड़ेगा ना। बिलखुसूस मुस्लिम खवातीन की भी मैं अगर बात करूं, अगर मेरे साथ शमा जी भी हैं, शमा खान साहिबा, तो हमने देखा है कि मुस्लिम खवातीन बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होती हैं। ये भी हिंदुस्तानी मुस्लिम खवातीन की सच्चाई है, नहीं निकलती हैं। बहुत सारे कभी तो मजहबी बैन होते हैं, कभी सामाजिक बैन होते हैं, तरह तरह से उनको बैन करके रखा गया। ये सच्चाई है। अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ ठीक है आगे बढ़ रही हैं, अच्छी बात है। हुकूमत भी बहुत कुछ अपने ढंग से कर रही है। लेकिन शमा जी, मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह की तहरीक में जो सियासी कहीं ना कहीं होती हैं, उसमें इतने बड़े पैमाने पर जिसके पीछे सियासत होती है, इसको अभी हम इसलिए सियासत कह रहे हैं कि ये सीधे सीधे पक्ष विपक्ष के बीच का मामला बन गया है। ऐसे में क्या मुस्लिम खवातीन अगर आगे हैं, बैठी हुई हैं धरनों में, लगातार अपनी बात कह रही हैं, तो वो सही जा रही है, वो अपने रास्ते पर सही हैं? आप चूंकि लोगों के बीच काम करें, उन लोगों के बीच में भी आप होकर आई हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं देखिए एक बात बताती हूँ आपको इमरान साहब, कि लोगों को जैसे मुस्लिम विमेन हैं, इन्हें ये तो बता दिया कि CAA है, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, जिन लोगों ने भी उनको मिसगाइड किया है, कि भाई ये इंडियंस के लिए नहीं है, वरना पहले इंसान अपने हक के लिए लड़े, बाद में दूसरे के हक के लिए लड़े, ठीक है ना। ये बताया गया है कि आप लोग, हम लोग निकाले जाएंगे, हम लोग यहाँ से निकाले जाएंगे। मोदी सरकार जो है वो हमारे साथ जो है वो चाल खेल रही है इसके बहाने। तो ये चीजें गलत हैं, इस तरह से मिसगाइड करना गलत है, क्योंकि ये इस इलेक्शन इतने करीब हैं और उसी का फायदा उठाया जा रहा है, और अपनी अपनी सब रोटियां सेकने के लिए बैठे हुए हैं कि किसी तरह से हम आ जाएं, हम आ जाएं, हम आ जाएं, क्योंकि मेजोरिटी में बैठे हुए हैं सब लोग वहां पर। आपको, मुझे, अंबर जी को, सीमा जी को या आरफा जी को समझाएगा तो हम भी तो उसको आगे पीछे समझेंगे ना, पढ़ेंगे, देखेंगे, उस चीज के लिए हमें खुद बैकग्राउंड देखेंगे। क्या हमें ये, मतलब अगर आप जैसे कह रही हैं जैसे मिसगाइड किया गया, तो हाँ, इस लेवल तक मिसगाइड हो सकता है क्या? मेरा सवाल। लेकिन जब वो लेवल समझने की कोशिश ही नहीं करने दे रहे हैं और मेजॉरिटी में सब एक जगह आ गए हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। और क्योंकि हमारे जो सरकार है, जो अभी प्रेजेंट सरकार है, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही कि वो खुद जाकर बताए। वो लोग कभी किसी के माध्यम से बता रहे हैं, वो टीवी नहीं देख रहे हैं आजकल लोग। भाई धरने में जब बैठे हुए तो टीवी नहीं देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल्स वगैरह, लेडीज यूज ही नहीं करती हैं। देखिए जो वीडियो उन्हें बना के भेजी जाती है, सिर्फ उनकी समझ में वो आती है चीजें, ठीक है ना। कुछ ऐसी औरतें हैं जो पॉलिटिक्स खेलती हैं और वो साथ में उनका साथ दे रही हैं। क्योंकि मैंने खुद पूछा था अपने ग्रुप में जाकर, मैंने जगह जगह पूछा भाई आपको कौन लेकर गया वहां पर, तो उन्होंने बताया इस पार्टी में एक औरत काम करती है, वो हमें ग्रुप बनाकर ले गई, हम चले गए, उसने ऐसे बताया। अब मैं सर पकड़कर मैंने कहा आंटी आप लोगों को समझाइए कि इससे यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है और आगे ना जाए। तो कह रहे सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, हमें निकाल देंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है और गरीबी में भी है, ठीक है। तो उस चीज का फायदा उठाकर उन्हें भेजा जा रहा है। ग्रुप बड़ी बात है, आप सुन रही हैं, हमें निकाल देंगे इस देश से, ये सोच के साथ लोग बैठे हुए हैं ठंड में, बच्चों और लोग को लेकर समझाने की बजाय पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वहां बैठी हुई हैं। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को आज किया और आप जैसे मुअज़्ज़िज़ खवातीन को बुलवाया कि ये हिकमत अमली आरफा जी कौन बना रहा है, कौन ये समझा रहा है। देखिए ये लोग तो लोगों के, आप भी लोगों के बीच हैं, मैं ये नहीं कहता, और अंबर जी, सीमा जी और शमा जी भी उन्हीं महिलाओं के बीच से होकर आ रही हैं। अब आप मुझे समझाइए कि ये अगर ये गड़बड़ी हो रही है तो फिर कौन कर रहा है? हाँ इमरान जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत सुन के बड़ी हैरानी भी हो रही है कि अगर ऐसे लोगों को लगता है कि उन औरतों को जो वहां पे एहतजाज कर रही हैं, लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, तो 40 दिन हो गए हैं, जैसे लोगों ने उन्हें बढ़ावा दिया है। बात ये है क्योंकि मेरे जैसे लोगों ने बढ़ावा दिया है, तो आप जैसे लोग जो है वो समझाने का काम करिए ना। मैं समझा रही हूँ, हाँ, अपना काम कर रही हूँ, लेकिन आप जो माइक पे जा लोगों को भड़का रही हैं, वो चीज गलत है। ये बताइए, आपने मुझे कब देखा लोगों को भड़काते हुए? आप अपने फेसबुक देखिए। नहीं, मेरी फेसबुक छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए मेरे फेसबुक पे क्या है, बताइए अपने फेसबुक पे क्या है, बताइए पहले। पहले आप मुझे बताइए मेरे फेसबुक पे क्या है, क्या भड़काने वाली पोस्ट है? बोल रही हैं CAA के में क्या बोल रही हैं, क्यों NRC से आप रिलेट कर रही हूँ? क्यों NRC नहीं आएगी क्या? आपको मालूम है? नहीं, क्यों नहीं? अमित शाह जी कहते हैं, आज भी उन्होंने कहा है NRC आएगी, जो चीज NRC आएगी,
लड़ने के लिए तैयार हैं। अरफा जी देखिए, वो ये किसी के हक में कभी लड़े नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो गई है, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको निकाल दिया जाएगा, हटा दिया, इस देश से ही जाने को कह दिया जाएगा। और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर आजादी चाहिए और जंग करो, जद्दोजहद करो, आगे बढ़ो, तहरीक करो, यही तुम्हारा वक्त है, इस तरह की बड़े बड़े बातें। और ये क्या हो रहा है? ये हम किस चीज से आजादी चाह रहे हैं, किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? ये जो हो रहा है ये दिख रहा है मैडम, ये इस तरह की बातें हो रही है सोशल मीडिया पर, जो और लोगों को ये चीज मुश्किल पहुंचाई जा रही है। देखिए, ये वैसे तो काम कर नहीं रही है, लेकिन आकर जो है वो अपना जिससे कि किसी पॉलिटिक्स से जुड़ जाए या इन्हें कोई ऊंचा मुकाम मिल जाए, आकर अपना भाषण देने दो, जो दे रहे देने दो। हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, हम वो लोग काम आप किसकी बात कर रही हैं? मैं आप ही की बात, मेरी बात कर रही हैं आप? तो मुझे कब देखा आपने स्टेज पे भाषण देते हुए? आप हम तो स्टेज पे वैसे ही नहीं जा रहे। आपको पता है मैंने क्या काम किया, क्या नहीं किया? आप खुद बोलकर मत भूलिए, और आप अभी भी तो फेवर कर रही हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, मैंने स्टेज पे भाषण कर दिया है। पहले इस बात की ऐसे ही कुछ मत बोलिए, ऐसे ही कर रही है, इल्जाम मत लगाइए, ऐसे ही कोई इल्जाम मत लगाइए। क्षमा जी, पहले शर्म करना, ये नहीं कि अपनी काबिलियत को दिखाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। कितने सारे वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन लोगों ने भी कहा है कि नहीं। ये बताइए पहले, आप ये बताइए मुझे भाषण देते हुए कब देखा है आपने? आप देखती रहिए ना। आप ये बताइए मुझे भाषण देते क्षमा जी, निजी बातें नहीं करेंगे। निजी बातें इसलिए जरूरी है कि इन्होंने कहा है कि ये भाषण दे रहे लोगों को भड़का रही है। तो मुझे ये बताइए, आपने मुझे भाषण देखा है? क्षमा जी, बार बोले। क्षमा जी सुनिए, इस सवाल को ऐसे आप यहाँ पे भी तो कह सकते हैं कि ऐसी चीज नहीं है। सही से क्यों नहीं बता रही है? हिम्मत है तो सही से बताइए। क्या बताऊँ मैं? आप बताइए का, बताइए कितना वो सपोर्ट कर रही है। क्षमा जी, इस सवाल को ऐसे पूछ सकते हैं। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात पर जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देता, इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, तब तक मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। ठीक है, कल इंशाल्लाह इस पर भी बात हो जाएगी, फैसला आएगा। एक मिनट क्षमा जी, आप खुद वकील ऐसे नहीं बात होगी। क्षमा जी, ऐसे बात नहीं होगी, प्लीज क्षमा जी, मैं बराए मेहरबानी प्लीज कल का इंतजार करिए। अरफा जी, ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है, वो थोड़ा निजी हो रही है, लेकिन मैं उनके हिसाब से ऐसे आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि आप इस स्टैंड पर क्यों हैं? ये बड़ा सवाल है, आप इस स्टैंड पर क्यों हैं वो क्लियर कीजिए। ठीक है, ये है सवाल दरअसल। ठीक है, बोलिए अरफा जी। हाँ, आप इस स्टैंड पर क्यों हैं? मैंने आपको बता दिया कि ये मेरे हिसाब से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी तक जो नागरिकता, जो एनआरसी की बात एनआरसी की बात अगर होती है, और एनआरसी की बात अभी तक हुई है, तो आप अभी अम्बेजदी जी कह रही थी एनआरसी आएगा ही। लेकिन जब लोगों के बीच में नहीं आएगा, मैंने कहा अभी एनआरसी जो चीज है ही नहीं, क्यों नहीं है? जरूरत क्या है? क्यों नहीं है? अभी है क्या? एनपीआर है, उसका काउंटिंग क्या? अगर अब सीमा जी से समझते हैं। सीमा जी सुनिए, एनआरसी भी अगर होता है तो कौन सा दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसके पास उसके सिटीजन का रजिस्टर ना हो? उसके तो आपको एतराज किस बात का है? नहीं, एतराज है हमें इस बात का है कि नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर, आप धर्म के आधार पर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म के आधार पर अरफा जी, मेरे प्लेटफॉर्म से गुमराह नहीं कीजिए। एनआरसी में मजहब का कहाँ कोई बात आई? मजहब को लेकर कहीं कोई बात आई नहीं। एनपीआर को लेकर कोई मजहब को लेकर कोई बात नहीं आई। अच्छा अम्बेजदी जी, आपने बोला झूठ फैला रही हूँ, क्या झूठ फैला रही हूँ मैं? आप बोल रही हैं कि एनआरसी में धर्म के आधार पर हो रही है। एनआरसी तो सबके लिए लागू होती है। हाँ तो किसको, कौन मना करे कि नहीं हो रही है? धर्म के आधार पर, ऐसा तो करेंगे। ऐसा नहीं कि सीमा जी को बिना डॉक्यूमेंट एनआरसी में हो जाएंगे और हमको दिखाने पड़ेंगे। एनआरसी सबके लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास लोग बाहर से आके जो स्टे कर रहे हैं, वो हमारे जो यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं वो भी हो सकते हैं। वो सिर्फ हेड काउंटिंग के कितने लोग हमारे देश में इस वक्त मौजूदा हैं, तो उसको आप हर चीज को धर्म के साथ पोलराइज करके लोगों को सड़कों पे बैठाना, उनके अंदर ये किसका काम है? ये किसका काम है? वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा को चलाने के लिए लोग पार्टी का काम है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? क्यों नहीं आई है? मैंने आज की डिबेट में
मैं माफी चाहता हूं, पर मैंने आज की डिबेट में ना भाजपा का जिक्र किया, ना कांग्रेस का जिक्र किया, ना सपा का, ना तो सरकार का, तो हम उस पर बात है उसी पे की बात की जाएगी। मैं सरकार और आवाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सरकार और आवाम पर है, सरकार चुनी हुई, हमारी चुनी हुई है, जमहूरियत है, ठीक है? तो सवाल करने का सबका हक है। आप बीजेपी देखिए, आप असल में एक बात मैं इंपॉर्टेंट जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, ये मामला कोर्ट में है और जितने भी मामले, ट्रिपल तलाक का मामला भी जब कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट में, तो लोगों ने सड़कों पे उतरना बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया मामला, उसके बावजूद भी लोग सड़कों पे बैठे हुए। ये देखिए कितना बड़ा, क्यों नहीं बैठेंगे? जब मामला कोर्ट में है पेंडिंग, तो आप सड़कों पे बैठे उनका राइट है, वो विरोध कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहा है। इस तरीके से राइट नहीं होता है। हजारों लोगों को परेशान कर रहे हैं। हाँ, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है? हाँ, तो उनका मत है, वो तरीका होता है अरफा जी। हाँ, तो विरोध दर्ज कराने का तरीका होता है। आप कोर्ट पहुंच चुके हैं, आपने विरोध दर्ज करा दिया है, फिर सड़कों पे बैठने का मकसद, तो विरोध दर्ज कराया तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परेशान करने का क्या मकसद बनता है? प्रोटेस्ट करना राइट नहीं है, आप ये कहती हैं? प्रोटेस्ट करना राइट है या नहीं है? प्रोटेस्ट करने का राइट है या नहीं होता है? हाँ, तो आप रामलीला मैदान क्यों नहीं जाके बैठते? किसने मना किया है? तो आपके हिसाब से जाएंगे, आप जहां हमें भेजेंगे वहां जाएंगे। हिसाब से हम सब लोग परेशान करेंगे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों लोग परेशान होते हैं, 15 मिनट की जगह 2-2 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं जो आप ये बात कह रही हैं, आप ये बात कह रही है, बिल्कुल परेशानी हो रही है, डर लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके तहत 40 दिन तक सड़क को घेर के बैठ अम्बे जैदी जी, आप जो कह रही है लोगों को परेशानी हो रही है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लोगों को परेशानी हो रही है, समझना चाहिए। विरोध दर्ज कराने का तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से विरोध दर्ज करा के आप कोर्ट में पहुंच चुके हैं। नहीं, तो हम मान रहे हैं, हम कहाँ मना करें कि लोगों को परेशानी नहीं हो रही है? तो मान रहे हैं। का मकसद क्या बनता है, आप ये बताइए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, लोगों को परेशानी हो रही होगी। अरफा जी, आ रहा हूँ। सीमा जी, देखिए, आंदोलन तो हो रहा है और करवाने वाले इसको करवा रहे हैं। ये एकाएक ऐसे ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा और इतना लंबा, ठीक है? बड़ा सवाल तो यही है जिसको मैं बार बार उठा रहा हूं। बाकी अरफा जी ने फिर अपनी दलील में ये कोशिश की बताने की कि एनआरसी जब आएगा तो ऐसा होगा, और जो एनपीए है, एनपीआर जो है, माफ कीजिएगा, एनपीआर जो है वो कहीं ना कहीं एनआरसी की पहली एक सीढ़ी है। उन्होंने इसको इस रूप में जोड़ा, लगातार कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, शब्दों में हम खुद हो जाते हैं। तो जो इस वक्त बैठे हुए हैं या जिनको ये कहकर बिठा गया कि बस ये हुआ और तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा इस देश से, वो वाकई घबरा गए होंगे। सीमा जी, समझाइए। देखिए क्या है इमरान भाई, अभी भी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब आप देखिए, आपने अगर मैटर को वाकई, जैसे अंबर जी कह रही, जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, आप अपने राइट के बारे में बात करते हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, आप करिए। आप उन लोगों के सब्र की इंतहा देखिए जो 40 दिन से 2-2 घंटे एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इनके विरोध में कुछ भी नहीं किया। विरोध करने का भी एक तरीका होता है। दूसरी बात आप देखिए, एनआरसी और एनआरपी की बात की जा रही है। एनआरपी और एनआरसी हर देश में होती है। आप मुझे बताइए, क्या हम सिर्फ राइट की बात करेंगे क्या? एक बार आप कहते हो कि सरकार एंटी माइनॉरिटी है, जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात वो कर रही है तो आप ये कहते हो कि नहीं, आप इनके प्रोटेक्शन की बात क्यों कर रहे हो? तो माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम होता है क्या? माइनॉरिटी का मतलब और कोई नहीं होता। हिंदू माइनॉरिटी नहीं हो सकता, जैन माइनॉरिटी नहीं हो सकता, पंजाबी माइनॉरिटी नहीं हो सकता। दूसरी बात मुझे आप ये बताइए कि इस देश का सिटीजन होने के नाते अगर मुस्लिम में कहते हैं कि हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हर नागरिक की तरह हमें भी ये जानने का अधिकार है कि इस देश का सिटीजन कौन है? आपको पता है पाकिस्तान में भी एनआरसी हुई थी, और पाकिस्तान में जब एनआरसी हुई तो पाकिस्तान ने, मालूम है आपको क्या किया है? पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से 1947 में जो लोग गए भाग करके कि हम मुस्लिम है, पाकिस्तान हमारा देश है, पाकिस्तान ने आज तक उनको अपना नागरिक नहीं माना है। अब आप मुझे बताइए, इस देश के मुसलमान जिनको इतनी चिंता हो रही है वहां के लोगों की, आज तक इन लोगों ने कश्मीर से उजड़े हुए 5 लाख हिंदुस्तानी कश्मीरी पंडितों के लिए और पाकिस्तान में डिस्क्रिमिनेशन को दंश से झेल रहे उन मुसलमानों के लिए जो वहां गए हुए हैं, और उन माइनॉरिटीज के लिए जिनकी लड़कियों को लोग सिर्फ धर्म के आधार पर रोज अगवा करते हैं, उनके लिए इस देश से कोई मुसलमानों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या इस देश का नागरिक होने के नाते इन लोगों का एक कर्तव्य नहीं जो आज सड़कों पर बैठे हुए हैं? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एनआरपी और एनआरसी में कोई संबंध नहीं है। एनआरपी में कोई भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मांगा जाता। हर देश इसको तैयार करता है ये जानने के लिए कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं।
चाहते हैं। पर अरफा जी तो कहती है मजहब की बिना पर होगा, मजहब आ रहा है, कह रही है, आप मुझे समझा दीजिए। उसी बात में बता रहा हूं अरफा जी, पहले उनसे समझ लो, मैं आऊंगा ना आपसे समझ, पहले उनको बोलने दीजिए, आप मुझे समझाना ना, पहले उनको बोलने दीजिए जी, फिर मैं सीमा जी और अरफा जी दोनों से समझूंगा। देखिए मैं यहाँ का इस्तेमाल, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, चीजें सही जाएं, और मुझे मेरे सवाल का इस रूप में भी जवाब चाहिए आप तमाम लोगों से कि ये क़यादत कौन कर रहा है और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। आंदोलन का ये अंदाज और रहबर कौन, इसको भी समझने की जरूरत है, और बहुत सारी चीजों को हम टटोल रहे हैं और यहां से हर बार हम यही कोशिश करते हैं कि सही जानकारी जाए। सीमा जी हैं, अरफा जी हैं, अंबर जैदी हैं, शमा जी हैं, बहुत अच्छे से सब अपने ढंग से अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं सीमा जी आपके पास आ रहा हूं, फिर आऊंगा अरफा जी आपके पास। नेतृत्व, सीमा जी, क़यादत है क्या पीछे से? आप सियासी जमातों को भी छोड़ दीजिए, अगर वो तो सब निकल कर आ ही रहा है, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के हवाले से देखिए ये देखा जाता था सीमा जी कि या तो इस कौम में क़यादत का बहरान है, मतलब बहुत कमी है ही नहीं। हमेशा ये कहा जाता था कि हमें मायावती, हमारे कायद कौन, मायावती, मुलायम, नीतीश, इस तरह के लोग मुसलमानों के कायद हैं, ठीक है, इनका नेतृत्व कर रहे हैं। या फिर अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा कसरत भी है, बहुत ज्यादा तादाद भी है। जब कोई किसी बड़े मुस्लिम एरिया में आप जाएंगे तो हर दूसरी तीसरी गली में आपको ये अंजुमन, ये इदारा, ये तंजीम, ये इस तरह के बोर्ड भी बहुत सारे मिलेंगे। ऐसा लगता है कि सारे समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, एक से बढ़कर एक काम करने वाली संस्थाएं सब यहीं आ गई हैं, इनमें तो कोई मसला होगा ही नहीं। तो दोनों तरह की चीजें हैं। इस बीच ये आंदोलन उठता है और इसमें कोई क़यादत नहीं दिखती, कैसे मैं इसको समझूं? देखिए इमरान भाई, मैं फिर कहूंगी कि अब ये जो मूवमेंट चल रहा है ये पूरे तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है, जो मुझे समझ में आता है, वो सरकार के ऊपर एक दबाव बनाना है। देखिए सरकार के अभी एजेंडे में, पाइपलाइन में कुछ बहुत सारी चीजें अभी आ गई हैं जो कि बहुत ज्यादा नेशनल इंटरेस्ट में है, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पॉपुलेशन कंट्रोल का है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा एनआरसी का भी होगा। तो ये जो चीजें हैं इसको ना करने दिया जाए। और इसको क्यों ना करने दिया जाए, आप मुझे एक बात बताइए इमरान भाई, मैं बहुत सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। इस देश में 125 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं, हर व्यक्ति के पास एक वोटर आईडी कार्ड है। आप कैसे कहते हैं कि हम अपनी सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर पाएंगे? आप मुझे बताइए, आप किसकी सिटीजनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप, तो ये है ना कि माँ बाप का कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ लिखा है इमरान भाई? मैं तो ये सब बातें सुन रहा हूँ, मैं आपको तो मुझे क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल झूठ है ये झूठ है कि आपकी सिटीजनशिप कैसे प्रूव होती है। या तो आप यहाँ पे जन्म ले, या आपके माँ बाप यहाँ पे हो, आपके प्रॉपर्टी, पुरानी राइट्स, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 2-4 सिंपल तरीके होते हैं अपनी सिटीजनशिप प्रूव करने के। आपका आधार बना होगा, वोटर आईडी कार्ड बना होगा, आपने स्कूल कोई तो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो फिर तो आप इस देश में हम बात कर रहे थे 2003-4, यही इन्हीं सारी चीजों को लेके थे जिन चीजों से आपकी सिटीजनशिप प्रूव होती है। आप मुझे एक बात बताइए इमरान भाई, ये पूछ लेंगे सीमा जी कि आपके माँ बाप कहाँ पैदा हुए, ये एक बात, और उसके बाद में फिर वो ऐसा हम उसको नहीं बताएंगे तो उस वक्त वो अफसर तो कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा टिक लगा देगा और चला जाएगा। लेकिन बाद में आपको परेशानी, इमरान भाई, तरह तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर चलती हैं। सोशल, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि जब सुनिए सीमा जी, यानी कि ऐसे ऐसे मैसेज चल रहे हैं, मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं, कि कोई कागज आए, इस तरह पता नहीं क्या क्या परफॉर्मा व्हाट्सएप पे लोग भेजते हैं, इस तरह का कोई कागज आए तो उस पर साइन मत करना, इस तरह का कोई कागज आए तो उसके आगे कुछ मत लिखना। आप इमरान भाई, मुझे बहुत ताज्जुब होता है, बहुत ताज्जुब होता है जब आप मैं तो कह रही हूँ लोग जाकर के 2 पेज का एनआरपी का निकाल के पढ़ लेना, उसमें क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है। आपको सरकार के मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, आपको सरकारी डॉक्यूमेंट पे भरोसा नहीं, आपको सोशल मीडिया पे चलने वाले मैसेजेस पे भरोसा है। फिर तो ये वही बात हो गई कि हम तो मानेंगे नहीं, तो हमें चाहे जैसे भी समझा लो। विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है। एग्जैक्टली, ये विरोध के लिए विरोध हो रहा है, और ये एकदम साफ बात है। मैं तो सिंपल सा एक सवाल पूछती हूँ इमरान भाई, आप भी सिटीजन है, मैं भी सिटीजन हूँ इस देश की, हम ये क्यों नहीं जानना चाहते कि इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो भारत के नागरिक हैं? मैं आज अगर अमेरिका चली जाऊं, आप मुझे बताइए कि अमेरिका मुझे अपनी नागरिकता दे देगा क्या?
अमेरिका क्या कहेगा? अमेरिका कहेगा कि ठीक है, आप हमारे यहाँ काम करना चाहते हैं, आप काम करो, हम आपको अपनी सिटीजनशिप नहीं देंगे, आप विदेशी की तरह हमारे यहाँ रहो। तो हम ये क्यों नहीं जानना चाहते कि हमारे यहाँ पे कितने विदेशी हैं? इसमें विरोध का क्या कारण है? और अरफा जी, इसमें मुसलमानों को क्या तकलीफ हो मुझे जाती तो है? ये नहीं समझ बड़ा में आ सवाल रहा आप ये है। और दूसरा, जैसे कि सीमा जी कह रही हैं, दिक्कत भरोसे की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अरफा जी, क्योंकि आप सीए को लेकर मुखालिफ बातें कर रही हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये नियत का फैसला कौन करेगा? क्यों यकीन नहीं है कि मोदी हुकूमत की नियत ठीक नहीं है? क्यों यकीन नहीं है कि अगर अमित शाह कोई बात करें तो इनकी नियत ठीक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत की नियत ठीक नहीं है। अब ये नियत का फैसला कौन करेगा? इसको कैसे मैं समझूं? हर बात में ये कह रहे हैं तो हम नहीं मानेंगे, ये कब तक चलेगा? एक चुनी हुई सरकार, एक जमहूरी मुल्क है। इमरान भाई, आपने ये भरोसे वाली अगर बात कही है कि सरकार पे भरोसा नहीं है और चुनी हुई सरकार है, इस पे जनता को भरोसा नहीं है, तो ये तो भरोसा उन्होंने खुद खत्म किया है। क्योंकि आप ये देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और बातें करते हैं, गृह मंत्री कुछ और बातें करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से वो खुद नहीं जानते। क्योंकि देखिए, ये एनआरसी वाला मुद्दा या एनपीआर वाला मुद्दा कोई, मैं ये कह रही हूं कि कल ही टेबल पे डिस्कस होकर के नहीं आया। वही संसद के पटल और चुनावी रैलियों में फर्क आप क्यों नहीं कर पाती? चुनावी रैलियों में तो सारी सियासी जमातों के लोग एक से बढ़कर एक बात करते हैं। नहीं, लोकसभा की मैं बात कर रही हूँ, उन चुनावी रैलियों को छोड़ दीजिए। नहीं, मैं चुनावी रैली की बात नहीं कर रही, मैं चुनावी रैली की बात नहीं कर रही हूँ। मैं 9 दिसंबर 2019 के जो अमित शाह का जो बयान है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। लोकसभा के तो बयान को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? क्या कहा था उन्होंने? ये कहा था कि पहले जो है हम कैब लाने के बाद फिर एनआरसी लेकर आएंगे। तो क्या गलत? तो मैं वही तो बात कह रही हूँ, तब से तो वही बात कह रही हूँ। आप बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन फिर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना, तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? अरफा जी, ये भी आपको बताना पड़ेगा ना कि अभी एनआरसी को लेकर के कुछ भी तैयारी नहीं है, कुछ भी तैयारी नहीं उसकी कोई चर्चा। तो बिना एनआरसी की तैयारी के, बिना एनआरसी की बातचीत के आप सिर्फ रैली में आकर के या लोकसभा में आकर के एनआरसी की बात कर देते हैं गृह मंत्री जी। आप ये बताइए कि उनकी बात की, गृह मंत्री जी की बात की ऑथेंटिकेशन है, हम मानेंगे ना उनको? उनकी बात मानेंगे ना? लोकसभा में कभी बात को मानेंगे? या प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं या रैली में कह रहे हैं, रैली की बात की ऑथेंटिकेशन नहीं है, चलिए मैं मानती हूँ, चलिए, लेकिन गृह मंत्री जो कह रहे हैं उसकी तो बात को हम मानेंगे ना? एनआरसी क्यों नहीं आना चाहिए? ये प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं रैली में जो कह रहे हैं उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री एक ऐसा इंसान है कि उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो रैली में कहें चाहे बाहर कहें, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं। अंबर जवाब दीजिए। उनकी रैली में कहीं भी आप बात को आप मानती है? नहीं, बिल्कुल मानती हूँ। देश मानता है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि किसी भी भारतीय मुसलमान को सीएए से, एनआरसी से कोई खतरा नहीं है। तरह तरह की बातें करते हैं, तो ये भी बात करते हैं, उसके बाद ये भी बातें करते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ, यही भरोसा नहीं है। तो 4 तरीके की बातें करते हैं, तो ये भरोसा नहीं है। जब तरह तरह की बातें होती है, जब तरह तरह की बातें होती है, तभी गाइड करने वाले ऐसे ही जनता का भरोसा नहीं क्या सीमा जी या पहले मैं आपके पास आऊंगा शमा जी, ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। ये माइंडसेट की एक माइंडसेट बन गया है कि ये आरएसएस और मौजूदा हुकूमत जिस पार्टी की है उनका एक माइंडसेट है, तो हम भी अपना एक माइंडसेट बना लेंगे और हम नहीं उससे टस से मस होंगे, मतलब नहीं होंगे। ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। अराजकता की बात है। देखिए, मैं बताती हूँ आपको एक चीज, नॉर्मल जो लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं लेना देना, ना ही उन्हें आरएसएस का पता है, ना ही उन्हें किसी चीज का पता है। उन्हें बस ये पता है कि हमें तो भाई ये बता दिया गया कि हमें निकाल देंगे, ये बिल, ये कानून पास कर दिया गया, उसमें उन लोगों से ये पर्दा उनके बीच में रख दिया गया, भाई किसके लिए। तो उन्हें अगर हम जैसे लोग समझा भी रहे हैं कि भाई आपके नहीं 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 आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, इस तरह से लोग कर रहे हैं, सीधे इल्जाम लगा देते हैं बीजेपी और आरएसएस का दलाल। बड़ी बात है। मैं एक बार फिर अरफा जी, मेरे पास वक्त नहीं है, फिर अरफा जी ये मुझे बता दीजिए, अगर सरकार बात करना चाहे तो किससे करना चाहे? कहाँ है कोई क़यादत, कहाँ है जनता बैठी है, जनता बैठी है, ये 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है अरफा जी, क्या 130 करोड़ लोगों से बात है? 130 करोड़ नहीं, मैं 130 करोड़ की बात नहीं कर रही हूँ। आप शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, मैं शाहीन बाग में अपना नुमाइंदा भेज दें और नुमाइंदे शाहीन बाग तक महदूद नहीं है, पूरे देश में। आप कहीं से तो शुरुआत करिए। आपको जहाँ जहाँ तकलीफ है लोगों को प्रोटेस्ट करने से, वहाँ तो बात करिए। आपके पास लोग नुमाइंदों की कमी है क्या? और आज जो अमित शाह जी, नुमाइंदों की कमी है, आप वो भी छोड़ दीजिए। नहीं अरफा जी, आज जो अमित शाह जी इतनी बड़ी रैली लखनऊ में करके आम लोगों को तो बता रहे थे ना, बात साफ कर अमित शाह जी इतनी बड़ी रैली करके सरकार के मिनिस्टर
सीनियर मिनिस्टर आवाम के बीच में थे और बता रहे थे, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि शाहीन बाग के लोगों को या उसकी मुखालफत में धरना दे रहे लोगों को उनकी बात समझ में नहीं आ रही है। प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस में आप लेकर आ गए और आप ये कह रहे हैं एक तरफ आपको डरने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप कहते हैं हमने फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हालत हो गई है। आप कहते कितने लोग मर गए, उसका जिम्मेदार कौन है? और कुछ नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है जो लोग मरे हैं? ये भी है कि हमारे साथ मिलकर आप कहते हैं ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। दोनों तरफ से बातें आई हैं, पीछे कोई सियासत बता रहा है, कोई कह रहा है गुमराह कुन ये तहरीक है, तो कोई कह रहा है कि ये पूरा मामला जो है अपनी जद्दोजहद और जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि हमें यहां से हटा दिया जाएगा। और सीएए, एनआरसी और इसके साथ में एनपीआर को लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार की बातों को लोग कितना समझ पाते हैं और इसके पीछे अगर जो लोग हिकमत अमली बना रहे हैं वो चेहरे कब निकल करके सामने आते हैं, किस तरह से निकल कर सामने आते हैं। कोई तो है जो इसके पीछे इसको चला रहा है। इतनी आसानी से इतना बड़ा आंदोलन नहीं चलता है, वो भी देखना बहुत जरूरी होगा। हमारी बातचीत का आज यही मकसद था। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों ने वक्त निकाला इस प्रोग्राम को देखने के लिए। देखते रहिए जी सलाम।